हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, अंतर स्पष्ट कीजिए एमेंसेलिज्म और सहभोजिता कमेंसेलिज्म। तो इस प्रश्न की अगर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रकृति में यहाँ पर जो है पादप जीवों के मध्य जो है विभिन्न प्रकार की यहाँ पर अन्योन्य क्रियाएं संपन्न होती हैं, और ये जो अन्योन्य क्रियाएं होती है ये विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो है पादप जीवों पर जो है प्रभाव डालती है। तो इसके अंतर्गत हमें जो दो अन्योन्य क्रियाएं यहाँ पर दी गई है, उसमें जो पहली अन्योन्य क्रिया हमें दी गई है वो एमेंसेलिज्म है, जिसे हम यहाँ पर जो है प्रतिजीविता के नाम से भी जानते हैं। और जो दूसरी अन्योन्य क्रिया हमें यहाँ पर दी गई है वो दी गई है यहाँ पर सहभोजिता। अगर इन दोनों अन्योन्य क्रियाओं की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कर सकते हैं कि जो प्रतिजीविता अन्योन्य क्रिया होती है इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार की जातियां, यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि दो प्रजातियां या जातियां इसके अंतर्गत यहाँ पर शामिल है, तो ये जो दो जातियां होती है इसमें एक जाति को यहाँ पर नुकसान होता है और दूसरी जाति पर कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक जाति जो है उसे यहाँ पर जो है हानि होती है और जो दूसरी जाति होती है उससे यहाँ पर जो है कोई प्रभाव नहीं होता, वो यहाँ पर जो है अप्रभावी रहती है। इसके अतिरिक्त अगर सहभोजिता की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत भी दो विशिष्टीकृत यहाँ पर जो है जातियां इसके अंतर्गत शामिल होगी, प्रजातियां होगी या फिर पादप होंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कहेंगे कि एक को जो है फायदा होता है और दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि एक जाति को तो यहाँ पर लाभ होता है और जो दूसरी जाति होती है वो भी यहाँ पर जो है अप्रभावी प्रकार की होती है, जो कि इन दोनों में विशिष्टीकृत अंतर है। इसके पश्चात प्रतिजीविता की अगर उदाहरणों की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर समझ सकते हैं पार्थेनियम ग्रास के बारे में, पार्थेनियम घास के बारे में। अगर पार्थेनियम की हम यहाँ पर बात करें, जिसे हम यहाँ पर जो है सामान्य रूप से गाजर घास के नाम से भी जानते हैं, तो पार्थेनियम या गाजर घास जो होती है इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो होती है यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो है रसायन मुक्त करती है। अब ये जो रसायन यहाँ पर मुक्त करती है अपने आसपास, तो रसायनों की मुक्तिकरण के कारण हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो होती है यहाँ पर अन्य पादप जो इसके आसपास लगते हैं उनकी यहाँ पर जो है मृत्यु हो जाती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो होती है अन्य पादप या फिर यहाँ पर सामान्य रूप से जो फसल होती है उसे यहाँ पर जो है नुकसान पहुंचाती है, अन्य पादपों की यहाँ पर इसकी वजह से जो है मृत्यु हो जाती है। हम जानते हैं कि पार्थेनियम को इस वजह से यहाँ पर जो है खरपतवार की श्रेणी में रखा जाता है, यानी कि ये जो होती है फसल को यहाँ पर जो है नष्ट करने का कार्य संपन्न करती है, तो इसे खरपतवार की श्रेणी में रखा जाता है। अगर सहभोजिता के उदाहरणों की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कठलताएं इसके अंतर्गत आती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो कठलताएं होती है वो छोटी अगर यहाँ पर होती है तो उन्हें प्रकाश प्राप्त नहीं होता है, तो यह यहाँ पर जो बड़े वृक्ष होते हैं उन पर यहाँ पर चढ़ जाती है और प्रकाश की प्राप्ति करती है। पेड़ों को यहाँ पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और कठलताओं को यहाँ पर जो है फायदा होता है। अन्य उदाहरण की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो अधिपादप होते हैं जो कि बड़े पादपों पर यहाँ पर लगे हुए होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अधिजंतु भी आते हैं जो कि बड़े जंतुओं की श्रेणी में यहाँ पर रखते हैं। हम यहाँ पर कहेंगे जो अधु जंतु होते हैं, जैसे कि हम यहाँ कहेंगे कि जो शार्क होती है उसके आसपास यहाँ पर जो छोटी मछलियां होती है, तो ये जो छोटी मछलियां होती है ये शार्क का बचा हुआ भोजन यहाँ पर अंतर्ग्रहित कर लेती है। इसके अतिरिक्त अन्य उदाहरण की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इकोलाई होता है वो मनुष्य के आंत्र में यहाँ पर पाया जाता है, तो उसे यहाँ पर आंत्र से जो है पोषण प्राप्त होता रहता है। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से इनके उदाहरण देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।